नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं दुष्यंत सिंह आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इसलिए क्योंकि आपके जो कमेंट आ रहे हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास देखने के बाद में अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू ज़रूर मुझ तक पहुंचाया करें। ज़रूरी नहीं होता किसी वीडियो पर 500 कमेंट आए, 1000 कमेंट आए, ये मैटर नहीं करता। अगर किसी वीडियो पे 4 कमेंट भी आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि आपकी जो फीडबैक आ रही है, आपके जो कमेंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और यही एक मेन रीज़न है कि मैं आप लोगों के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। आपकी जो पॉजिटिव फीडबैक होती है वो एक तरह से मोटिवेशन का कार्य करती है, एक इंस्पिरेशन का कार्य करती है मेरे लिए, और लगातार मैं इसी वजह से आप लोगों के लिए कार्य करता रहता हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम 2 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। एक है आपकी बेरोजगारी और दूसरी है आपकी गरीबी। इन दोनों पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि बेरोजगारी के प्रकार क्या क्या होते हैं, बेरोजगारी या गरीबी का निर्धारण भारत में कैसे किया जाता है, गरीबी मापन की संबंधित कौन कौन सी प्रमुख कमेटीज़, कौन कौन सी प्रमुख समितियां बनी थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। बेरोजगारी क्या है? वास्तव में अगर हम सामान्य तरीके में बेरोजगारी को परिभाषित करें तो हम कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो जॉबलेस है या हर वो व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है और इस वजह से वो अपनी जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो भी सामान्य ज़रूरतें हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो बेरोजगार है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो परिभाषाएं कुछ अलग तरीके से दी जाती हैं। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में अलग तरीके की डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। तो उसी तरीके से जो बेरोजगारी को परिभाषित किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि हर वो व्यक्ति जो वर्ष में 180 या इससे कम दिन काम पाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, और उन 365 दिनों में से हर वो व्यक्ति जो 180 दिन या उससे कम दिन ही रोजगार उसको मिल पाता है, 180 दिन तक ही उसको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, वो बेरोजगार आदमी की कैटेगरी में आता है, बेरोजगार की श्रेणी में आता है। ठीक है। NSSO एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं, भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है। NSSO की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, और इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि NSSO को 2019 में यानी 23 मई 2019 में NSSO और एक और संस्था है CSO, इन दोनों को मर्ज करके एक ही संस्था बना दिया गया है जिसका नाम है NSO। ठीक है, NSO का गठन कर दिया गया है, NSSO और CSO को मिलाकर के। ये आप याद रखेंगे, 23 मई 2019 को इसकी जो है घोषणा हुई थी। ठीक है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित सबसे पहली समिति जो बनी थी, भगवती समिति बनी थी, और इसी भगवती समिति की सिफारिशों के आधार पर जो बेरोजगारी मापन होता है या बेरोजगारी को मापने का तरीका होता है, उसके 3 आधार इस समिति के द्वारा बताए गए थे। वो 3 आधार कौन कौन से थे? दीर्घकालिक, साप्ताहिक और दैनिक। ठीक है, यानी भगवती समिति के द्वारा बेरोजगारी का मापन 3 स्तरों पर किया जाता है या 3 भागों में उसको बांटा जाता है। वो 3 भाग हैं। दीर्घकालिक बेरोजगारी, दीर्घकालिक बेरोजगारी को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो जिसके पास एक साल में 183 दिन काम नहीं होता है। ध्यान देंगे, ऐसा व्यक्ति जिसको 365 दिन में से 183 दिन ऐसे हैं जिनमें वो काम नहीं करता है, उसको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, उसको किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता है, वो दीर्घकालिक बेरोजगार की श्रेणी में आता है। साप्ताहिक बेरोजगारी, सप्ताह में एक दिन, कम से कम एक दिन भी उसको काम न मिलना। ठीक है, वो क्या होता है? साप्ताहिक बेरोजगारी। दैनिक बेरोजगारी, प्रतिदिन अगर किसी व्यक्ति को 4 घंटे काम नहीं मिल पाता है, 4 घंटे तक का काम उसको नहीं मिल पाता है, तो वो दैनिक बेरोजगारी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इन दोनों ऊपर वाली चीज़ें आपने जो देखी थी, दीर्घकालिक और साप्ताहिक, इसमें जो दिनों की संख्या दी गई है, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि पर डे इसका जो निर्धारण किया जा रहा है, आंकड़ों का जो निर्धारण किया जाता है, वो पर डे 8 आवर्स
8 घंटे के काम के आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ पे 183 दिन की बात हो रही थी, तो आप इसको ये समझेंगे कि 183 दिनों में उसको प्रतिदिन 8 घंटे काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये इसका निर्धारण है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि श्रम बल क्या होता है, श्रम बल किसे कहते हैं। तो श्रम बल का अर्थ है 15 से 60 वर्ष के सभी लोग जो होते हैं, भारत के 15 साल से लेकर के 60 साल तक के जो लोग हैं वो श्रम बल की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में दूसरा जो आता है कार्यबल। कार्यबल क्या होता है? कार्यबल हम कह सकते हैं कि जो श्रम बल है, टोटल श्रम बल यानी 15 से 60 वर्ष के जो लोग हैं उनमें से जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, काम मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, उसको हम कहते हैं कार्यबल। ठीक है, तो श्रम बल और कार्यबल समझ में आ गए। अब श्रम बल और कार्यबल के आधार पर बेरोजगारी को कैसे डिफाइन करेंगे? बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलेगा? देखिए, श्रम बल हमने देखा था, श्रम बल है 15 से 60 वर्ष के लोग, और कार्यबल कौन सा है? 15 से 60 वर्ष के लोगों में से जितने लोगों को काम मिल जाता है वो कार्यबल है। तो यहाँ से हम सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रम बल टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है जो काम करने के योग्य हैं। ठीक है, और कार्यबल वह नंबर है जितने लोगों को काम मिल रहा है, जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो टोटल श्रम बल में से अगर कार्यबल को लेस कर देंगे तो बेरोजगारी निकल आती है। ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो पहला इसका प्रकार है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का अर्थ क्या है? जैसे आपने देखा होगा, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं, रोजगार कार्यालय होते हैं, वहाँ पर जो भी बेरोजगार व्यक्ति होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराते हैं, अपना पंजीकरण कराते हैं। तो खुली बेरोजगारी में वही व्यक्तियों को उन्हीं व्यक्तियों को कंसिडर किया जाता है जिनके नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होते हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको खुली बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद में आती है आपकी शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है आदमी पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, एबल है, योग्य है, एबिलिटी है उसके अंदर, फिर भी उसको जॉब न मिलना, फिर भी उसको रोजगार न मिलना, वो एक तरह की क्या होती है? एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, शिक्षित बेरोजगारी होती है। संघर्षात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तीसरा है संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी उसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कोई किसी रोजगार में लगे हुए हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस रोजगार से या इस जॉब से जो आप करंट में कर रहे हैं उसको छोड़ करके आप कोई इससे बेहतर या दूसरा रोजगार लेना चाहते हैं, और इस कंडीशन में आप जो वर्तमान में रोजगार कर रहे हैं या वर्तमान में जो जॉब कर रहे हैं उसको क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप उस जॉब को तब छोड़ते हैं जब आपको दूसरी जॉब नहीं मिल रही है। मतलब अभी आपको दूसरी जॉब नहीं मिली है लेकिन आपने पहली वाली जॉब को क्विट कर दिया, तो दूसरी वाली जॉब के मिलने के बीच का जो टाइम पीरियड है, जब आपने पहली नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी के मिलने का जो बीच का टाइम होता है, उतने टाइम पे आप क्या रहेंगे? उतने टाइम पर आप जो है बेरोजगार रहेंगे। तो इस टाइप की जो बेरोजगारी होती है उसको हम कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखना, ये इम्पोर्टेंट है, मैं पहले से ही कह दे रहा हूँ। चक्रीय बेरोजगारी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत में नहीं पाई जाती है, और इस तरीके का एक प्रश्न अभी कुछ दिनों पहले पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी भारत में नहीं पाई जाती है, तो वो चक्रीय बेरोजगारी। आपको 4 तरह की बेरोजगारियों का जो है एक ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपसे पूछने लग जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी भारत में नहीं पाई जाती है। तो चक्रीय बेरोजगारी भारत में नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? कि इस टाइप की जो बेरोजगारी होती है जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, विकसित देश जो होते हैं उनमें पाई जाती है, और ये किसके कारण होती है? जो मुद्रास्फीति होती है ना, उसके कारण होती है। मुद्रास्फीति का मतलब जो इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री की, अर्थव्यवस्था में जब मंदी की स्थिति आ जाती है, अर्थव्यवस्था जो है लो हो जाती है, मंदी के कारण जो है चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ये भारत में नहीं पाई जाती है, विकसित देशों में इसका पाया जाना जो है होता है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी यानी आपकी जो स्ट्रक्चरल
अनएम्प्लॉयमेंट जो है, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। भारत में जो बेरोजगारी का प्रकार है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है कि जहाँ पर जैसे पूंजी होती है, जो भी धन होता है, रेवेन्यू होता है, उसके जो सोर्सेज हैं, उसके जो संसाधन हैं वो सीमित हों और काम करने वाले या काम मांगने वाले लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस सिचुएशन में जो बेरोजगारी का प्रकार बनता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है और ये भारत में पाई जाती है क्योंकि आपको पता है भारत में जो है पूंजी के संसाधन सीमित हैं और यहाँ पर काम मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में संरचनात्मक बेरोजगारी का निर्माण होता है। ये विकासशील देशों में ज़्यादातर पाई जाती है, जो भी विकास की ओर अग्रसर होते हुए देश होते हैं उनमें ये पाई जाती है। और इंडिया भी आप जानते हैं एक विकासशील देश है, अभी विकास के मार्ग पर अग्रसर है, लगातार विकास के आगे विकास के लिए ये कार्य कर रहा है, ठीक है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? भारत में और विकासशील देश। मौसमी बेरोजगारी ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका कृषि क्षेत्र है, वहाँ पे पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी को समझने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप जितने भी लोग होंगे, और मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से होंगे, आपके माता पिता खेती करते होंगे, मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब फसल चक्र होता है, एक फसल बो दी खेत में, फिर वो पक कर के तैयार हो गई, फिर दूसरी फसल बोएंगे उसको काटने के बाद में, तो ऐसे ही फसल चक्र चलता रहता है। और पूरे साल में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब खेत खाली होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है। वो टाइम पीरियड में जो फार्मर लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, वो उनके पास कोई काम नहीं रहता है और उस टाइम पर वो बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। एक टाइम पीरियड ऐसा होता है 2 से 3 महीने का साल में, जहाँ पर कृषकों के पास भी कोई काम नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के आधार पर होती है, ठीक है। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ये डायरेक्टली भी पूछा गया है कई बार कि छिपी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, किस तरह की होती है। या ये भी पूछा जाता है जो भारत का कृषि क्षेत्र है या कुटीर उद्योग हैं, वहाँ पर किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। सॉरी। अब जो छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है। यानी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई गांव है, मान लीजिए वहाँ पे 20 लोग रहते हैं, 20 ही लोग वहाँ पे जो है टोटल पॉपुलेशन है। उस जगह पर कोई काम किया जाना है, या मान लो कि कृषि से संबंधित कार्य है या कोई कुटीर उद्योग से संबंधित कार्य है, और वहाँ पर किसी कार्य को करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पीपल की आवश्यकता है वो है 10 लोगों की ज़रूरत है। लेकिन काम कितने लोगों को चाहिए? 20 लोगों को चाहिए। और मान लीजिए उन 10 लोगों को 1000 रुपये मिलने हैं, तो हर आदमी के हिस्से में 100 रुपये हिस्से में आ जाएंगे। अब उसी कार्य को करेंगे कितने, एक्चुअली करते कितने हैं उस कार्य को? 20 लोग कर रहे हैं, मतलब 10 लोगों की ज़रूरत है, मैन पावर 10 चाहिए वहाँ पे। काम कितना कर रहे हैं? 20 कर रहे हैं। 1000 रुपये ही हैं, मतलब जो पे करने के लिए या उनकी प्रतिपूर्ति के लिए जो रुपए हैं वो 1000 ही हैं। लेकिन अब जो है संख्या बढ़ गई, 20 लोग उसमें जो है एडजस्ट हो रहे हैं एक ही काम में, तो जो पैसे का रेशियो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। भाई 1000 रुपये को 10 लोगों में बांटो और 1000 रुपये को 20 लोगों में बांटो, तो बिल्कुल फ़र्क आप सीधा समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जहाँ पर आपको आदमी काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन काम के हिसाब से उसको पैसा नहीं मिलेगा, काम के हिसाब से उसको जो है उसकी आमदनी नहीं होगी। मतलब आदमी काम करते हुए भी बेरोजगारी की इसी स्थिति में रहता है, तो वो छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। अब एक संस्था है CMIE, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये क्या है? यह बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसके द्वारा देश में बेरोजगारी की दर का निर्धारण किया जाता है। समय समय पर ये देश में बेरोजगारी के आंकड़े प्रदर्शित करती है। तो ये डाटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये डाटा लेटेस्ट डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे देश की बात करें तो देश में बेरोजगारी की दर की बात करें तो दिसंबर 2021 में जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो 7.91% था, और जनवरी 2022 में यह दर 6.57% होगी। मतलब कुछ बेरोजगारी थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। आप ये मत समझना कितने सारे परसेंटेज जहाँ पे देख रहे हैं इनको याद कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं बता दूंगा इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको मेनली फोकस्ड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च बेरोजगारी दर। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो डाटा है दिसंबर 2021 का, जनवरी 2022 का, इस डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो हरियाणा में थी। दूसरे नंबर पर राजस्थान था, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा था।
इनकी जो रेट वो भी देख लीजिए, 2 रेट लिखी हुई हैं। इसका मतलब है ये जो है पहली दिसंबर 2021 की है और ये जनवरी 2022 का जो है रेट है, ठीक है। तो हरियाणा में दिसंबर 2021 में जो बेरोजगारी का प्रतिशत था 34.1% था। जनवरी 2022 में थोड़ा सा कम होता है और 23.4% हो जाता है। राजस्थान में यह 24.1% था और जनवरी 2022 में इसमें भी थोड़ा सा सुधार होता है, कम होता है, 18.9% ये हो जाता है। त्रिपुरा में जनवरी 2022 का आंकड़ा जो है 17.1% था। अब बात कर लें निम्न बेरोजगारी दर की कि सबसे कम बेरोजगारी की दर किन स्टेट्स में देखी गई है, तो तेलंगाना इसमें सबसे ऊपर है, यहाँ पे सबसे कम बेरोजगारी दर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 1.4% यहाँ पे जो है तेलंगाना में दिसंबर 2020 दिसंबर 2021 का, जनवरी 2022 का इसका 0.7% और कम हो गया, इसमें और ज़्यादा सुधार हुआ। गुजरात का 1.6% दिसंबर 2021 का, जनवरी 2022 का देखेंगे तो 1.2%, और उड़ीसा का 1.6% और 1.8% जनवरी 2022 का। अब भारत में शहरी बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो शहरी बेरोजगारी जो है जनवरी 2022 में आपकी 8.16 थी और दिसंबर 2021 में ये 9.3% थी, यानी यहाँ पे भी जो है इसमें सुधार होकर के ये थोड़ी सी कम हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिसंबर 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7.28% था और जनवरी 2022 में देखा गया इसको 5.84%, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सुधार होता है। हम क्योंकि यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के संदर्भ में भी इसको देख लेते हैं। यूपी के संबंध में मैं आपको लेटेस्ट डाटा इसका दे रहा हूँ। फरवरी 2022 में यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का परसेंटेज था वो था आपका 2.7%, ठीक है। ये आपके आंकड़े हैं। तो मेनली आपको घबराना नहीं है इतनी सारी परसेंटेज को देख के, मैं आपको वैसे बता देता हूँ और हो सकता है आपको याद भी हो गए होंगे। सबसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में है। परसेंटेज भी याद नहीं हो तो कम से कम आपको जगह का नाम याद होना चाहिए। हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था हरियाणा में, लोएस्ट जो देखा गया वो तेलंगाना में, ठीक है। शहरी और ग्रामीण का परसेंटेज आप जरूर याद करिएगा, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, और यूपी का आप, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब बात करते हैं गरीबी के बारे में। गरीबी या निर्धनता, वास्तव में गरीबी या निर्धनता क्या है? यह एक ऐसी सामाजिक स्थिति है, यानी समाज की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें समाज का कोई वर्ग या समाज के लोग जितनी भी उनकी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, मतलब रोज़ की जो छोटी मोटी आवश्यकताएं होती हैं उनको भी ढंग से पूरा नहीं कर पाता है, तो वो गरीबी या निर्धनता की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन किसने किया था? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? B.S. मिन्हास के द्वारा भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन किया गया था। गरीबी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है आपकी निरपेक्ष गरीबी और दूसरी होती है आपकी सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? जैसे मैं आपको अभी डेफिनेशन बता रहा था गरीबी की, जब समाज का कोई वर्ग या समाज के लोग अपनी जो भी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, हेल्थ, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों की भी पूर्ति के लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं उनको नहीं जुटा पाता है, तो वो निरपेक्ष गरीबी की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो व्यक्ति का अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन को न जुटा पाना ही क्या है? निरपेक्ष गरीबी है। और दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी को आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि किसी दूसरी चीज़ से कंपेयरिंग करना, ठीक है। पॉवर्टी की किसी दूसरी चीज़ से कंपेयरिंग करना, जैसे समाज का कोई वर्ग हो गया या फिर आपका कह सकते हैं स्टेट हो गया या देश हो गया। जैसे मान लो यूपी है, यूपी की स्थिति या यूपी के लोगों की स्थिति किसी दूसरे स्टेट के रिस्पेक्ट में, या फिर भारत की स्थिति किसी दूसरे देश की स्थिति में या दूसरे देश से कंपेयरिंग करने पर जब ये हमें पता लगता है कि अन्य देशों की तुलना में, अन्य प्रदेशों की तुलना में या अन्य वर्गों की तुलना में पाई जाने वाली जो निर्धनता है वो क्या कहलाती है? सापेक्ष गरीबी कहलाती है, ठीक है। यानी किसी पार्टिकुलर जगह पर किसी वर्ग के सापेक्ष, किसी प्रदेश के सापेक्ष या किसी देश के सापेक्ष जो भी स्थिति होती है उसको हम सापेक्ष गरीबी कह सकते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष गरीबी को हम जनरली यह कह सकते हैं, यह एक तुलनात्मक अध्ययन है किसी वर्ग का एक वर्ग के सापेक्ष, प्रदेश का प्रदेश के सापेक्ष या किसी देश का देश के सापेक्ष जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है गरीबी का, उसको कहते हैं हम सापेक्ष गरीबी, ठीक है। अब बात करते हैं गरीबी मापन के लिए जो समितियां गठित की गई थी उनके बारे में। सबसे पहले आती है आपकी अलहद कमेटी। इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। इसमें क्या किया गया था? दांडेकर रथ की सिफारिश से 2100
और 2400, ठीक है, कैलोरी को गरीबी रेखा के रूप में अपनाया। इसका मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त कर पाता है या शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त कर पाता है तो वह निर्धनता की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। ये अलग कमेटी की सिफारिश थी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी आती है डीटी लकड़ावाला कमेटी। 1989 में इसकी जो है इसको फॉर्म किया गया था 1989 में। इस डीटी लकड़ावाला समिति ने जो पहले अलग कमेटी थी उसका जो कैलोरी वाला फॉर्मूला था उसको उचित ठहराया और इसने भी माना कि कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाना उचित है। इसके अलावा इसने देश में 35 गरीबी रेखाओं का सुझाव दिया, यानी देश के जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें 35 गरीबी रेखाएं निर्धारित की जानी चाहिए। मतलब अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के संसाधनों के हिसाब से, अलग अलग लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से 35 गरीबी रेखा का जो है निर्धारण इसके द्वारा किया जाए। लेकिन ये जो है कहीं उचित नहीं था, तो इसी वजह से भारत सरकार ने इसको जो है लागू करने से मना कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद में आती है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। 2009 में इसका गठन हुआ। इसने जो गरीबी का आकलन किया था, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने किस आधार पर गरीबी का आकलन किया था, तो इसने MRP विधि के आधार पर जो है गरीबी का आकलन किया था, ठीक है। इसके बाद में रंगराजन कमेटी 2012 में इसका गठन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, उस सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले की जांच के लिए, ठीक है, उस फॉर्मूले के अध्ययन के लिए जो है रंगराजन कमेटी का जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था। और जब इसने इसका अध्ययन किया रंगराजन कमेटी ने सुरेश तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले का, तो इसने एक मॉडिफाइड MRP फॉर्मूला दिया। मॉडिफाइड MRP फॉर्मूला इसको कहा जाता है। और इस विधि का उपयोग करते हुए इसने क्या किया, गरीबी का आकलन करने के बारे में बताया, ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकाला रंगराजन कमेटी के द्वारा कि जो उस समय पर भारत में गरीबी अनुपात था वो 29.5% था, ठीक है। और इसने भी आपकी अलग कमेटी के हिसाब से जो चीज़ें निर्धारित की गई थी कैलोरी वाली, और डीटी लकड़ावाला कमेटी ने भी उसका समर्थन किया था। उसी तरीके से रंगराजन कमेटी के द्वारा भी जो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी वाला जो फॉर्मूला था, और इसी के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का जो सुझाव दिया था उपयुक्त दोनों कमेटियों ने, उसी को इसने भी माना रंगराजन कमेटी ने। और इसने भी यह निर्धारण किया कि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम भोजन प्राप्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम भोजन प्राप्ति को गरीबी की या निर्धनता की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक है। एक पॉइंट है कि विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो निर्धनता है वो उस निर्धनता का मानक क्या है, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा निर्धनता को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो ये निर्धारित करती है वर्ल्ड बैंक कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1.25 से कम अगर कमाता है, यानी $1 की कीमत लगभग 75 रुपये है, तो 75 और आप ले लीजिए लगभग 18-19 रुपये और हो जाएंगे। 75 और 18 जोड़ लीजिए आप, जितना हो जाएगा, तो इतना रुपये से कम अगर प्रति व्यक्ति कोई आदमी कमा रहा है, ठीक है, प्रतिदिन कोई व्यक्ति इतने रुपए से कम पैसे कमा रहा है तो वो निर्धन है। तो ये निर्धारण किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर अगर यानी पूरे भारत के लेवल की बात करें, यानी पूरे भारतीय स्तर की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये पैसे के आधार पर गरीबी का निर्धारण अगर किया जाए, तो अगर कोई कह सकते हैं व्यक्ति अपने औसत मासिक उपभोग जो है उसका अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये से कम है जिसका मासिक उपभोग, ठीक है, यानी मासिक उपभोग का मतलब है एक महीने में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 972 रुपये या उससे कम खर्च कर पाता है, या शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये या उससे कम खर्च कर पाता है, तो वो निर्धनता की श्रेणी में है, गरीबी की श्रेणी में, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा। वैश्विक MPI, ठीक है, वैश्विक MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक 66वीं है, ठीक है। MPI क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये गरीबी से संबंधित एक सूचकांक है
वैश्विक MPI सूचकांक इसको कहते हैं, 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की जो रैंक है गरीबी में वो 66वीं है। ठीक है, तो काफ़ी बुरी स्थिति है भारत की। इसके अलावा गरीबी के निर्धारण के लिए या गरीबी के निवारण के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ योजनाएं लाई जाती हैं, कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी कार्यक्रमों के नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको मैं अलग से वीडियो बना करके बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो योजनाओं वाली वीडियो देखिए, वहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ पर मैंने केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बिल्कुल विस्तार से डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो सरकार की जितनी भी पहले हैं, जिनके नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ये जो है सरकार की गरीबी निवारण के कदम में ही, गरीबी निवारण की दिशा में ही उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई, या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो गई, ठीक है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सभी योजनाएं जो हैं ये गरीबी के निवारण की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए सराहनीय प्रयास हैं। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। मैं इन सभी योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूँ। तो आप इनकी डिटेल, अगर आप नए व्यूअर हैं और आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप इनसे संबंधित वीडियोज़ जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रमुख योजनाओं के बारे में मैंने बता रखा है, आप वहाँ से देख करके इनके बारे में जो भी डिटेल है, जानकारी है, वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आज हमने बेरोजगारी और गरीबी के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा, और क्लास आपको पसंद आता है तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपना फीडबैक, अपने कमेंट ज़रूर दें। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, या जो भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं आपके जितने भी कमेंट्स होंगे, जितने भी फीडबैक होंगे, उनके जवाब दूंगा, और जो भी मेरे से आपकी हेल्प हो पाएगी उसको मैं 100% आपके लिए करने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।